हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी 2007 में आया था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे अच्छे से। बट कई बार जो है इसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इस वीडियो को देख के एटलीस्ट वो बेसिक क्वेश्चंस जो है आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो वो चीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं बता दूंगी कहां से कौन सी चीज आई हुई है और कौन सी चीज आपको नोट्स में डाल लेनी चाहिए। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन का जब आप फ्रंट पेज देखेंगे ना तो उसमें आता है नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2007। तो ये नेशन के लिए रिपोर्ट थी कि कैसे जो है चीजों को हम एनहेंस कर सकते हैं, कैसे नॉलेज हम एनहेंस कर सकते हैं हर एक सेक्टर में। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं इसकी स्टोरी से। विजन जो है वो कहां से आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह से आया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला था कि अब टाइम आ चुका है, हमें एक सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर लेना चाहिए। मतलब एक्सीलेंस, एजुकेशन, रिसर्च या कैपेसिटी बिल्डिंग में एक्सीलेंस के लिए टाइम आ चुका है। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम फील्ड ऑफ एजुकेशन में, रिसर्च में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और बेटर हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, इस विजन के साथ इन्होंने नेशनल नॉलेज कमीशन को शुरू किया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है एनकेसी ओके, तो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो ये रहेंगे और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो ये 5 टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए डेफिनेटली। आपको क्या करना है? बिल्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशनल सिस्टम, ताकि कि जो हमारी 21st सेंचुरी की नीड्स हैं उस बेसिस पे हम काम कर सकें, जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं उनको हम फेस कर सकें अच्छे से। सो ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमें बनाना है। ठीक है। एंड इंक्रीज इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के फील्ड में एक कॉम्पिटिटिव लेवल जो है हमारा सेट करना है, ताकि हम मतलब कंपीट तो कर पाए ना हर जगह अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो। प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई। इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देन प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशंस, किसमें? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। Then है promote the use of knowledge capacities in making government an effective, transparent, accountable service provider, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जो है वो बेनिफिट हो पाए। ठीक है। सो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो हमें एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक्सीलेंट बिल्ड करना है, जो 21st सेंचुरी की नीड को पूरा कर पाए, चैलेंजेस को हम फेस कर पाए। दूसरा रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तीसरा रहेगा आईपीआर से रिलेटेड, और चौथा रहेगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और पांचवा हमें गवर्नमेंट को ही इफेक्टिव बनाना है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको ऐसे हाईलाइट याद होनी चाहिए। कई बार इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है, 4-5 लाइंस दे दी और उसमें एक आधी जगह एनवायरमेंट डाल दी और हम सोचेंगे कि एनवायरमेंट तो होएगा ना, उसके बारे में तो बोला ही होगा। बट एनवायरमेंट पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एज इट इज फोकस नहीं है, तो मेजरली इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम याद रखिए, दूसरा जो है ये विजन याद रखिए कि हमें अच्छा करना है आगे फर्दर 21st सेंचुरी में। इस वजह से हमें ये शुरू मतलब टाइम आ गया है कि एक जो है नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया जाए। ठीक है। और देन ये 5 की 5 टर्म्स आप याद रखेंगे जी। चेयरपर्सन का नाम याद रखेंगे। चेयरमैन कौन थे? सैम पित्रोदा। कई बार मैच द फॉलोइंग में इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो आपको 2007 में आया था एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो हमने अभी अभी पढ़ी 5 की 5, और ये चेयरपर्सन का नाम। सो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। अगर फर्दर बात करें तो 2005 से 8 तक ये इसका टाइम पीरियड था, यानी 3 साल के लिए इसको फ्रेम किया गया था नेशनल नॉलेज कमीशन को। सो 2005 से 8 तक, ऑल्दो इन्होंने 6 में रिकमेंडेशंस दी थी, 7 में दी थी, तो हम 2007 में ओवरऑल इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो लगा के चलते हैं। इसलिए बोल दिया जाता है कि 2007 नेशनल नॉलेज कमीशन 2007। तो एक डेट अगर याद रखनी है तो 2007 का ईयर आप याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि कितने साल के लिए किया गया, जैसे हमारा जो था कोठारी कमीशन था वो 64 से 66 तक था। ठीक है। और जो कमीशन थे 52 से 53 तक था हमारा मुदालियर कमीशन। देन वो 48-49 था जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी कमीशन था हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो अगर देखें तो वो 2005 से 2008 रहेगा। अदरवाइज 2007 आप याद रखेंगे, और 2007 याद रखते रखते ये भी याद रख लीजिएगा कि 2007 था तो 7 ही मेंबर्स इसके अंदर थे। ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। All members perform their duties on a पार्ट टाइम बेसिस। ठीक है। तो ये सारी की सारी ड्यूटीज ये जो मेंबर्स थे इन्होंने पार्ट टाइम बेसिस पे की, मतलब अपने काम से टाइम निकाल के। एंड डू नॉट क्लेम एनी रेम्यूनरेशन, सो कोई भी इन्होंने पैसा इस चीज के लिए नहीं लिया, कोई सैलरी नहीं ली इस ड्यूरिंग दिस पीरियड।
देन है प्लानिंग कमीशन, जो है वो इसकी नोडल एजेंसी थी। प्लानिंग कमीशन 2014 में हटा के क्या बना दिया गया था, नीति आयोग जो है वो गठित कर दिया गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो हमारा एनकेसी था, इसकी नोडल एजेंसी कौन थी, नोडल एजेंसी फॉर द एनकेसी फॉर प्लानिंग और बजटिंग पर्पज से, सो वो हमारा प्लानिंग कमीशन था। देन जी ये है वो 7 नाम, सातों के सातों आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये मिस्टर सैम पित्रोदा का नाम आप याद रख सकते हैं, वो चेयरपर्सन थे। अब जब ये रिपोर्ट आप देखेंगे ना बड़ी सी, इस रिपोर्ट में 5 चीजें आपको मिलेंगी या 5 चैप्टर्स आप लगा सकते हैं। पहले में ये इंट्रोडक्शन देते हैं एनकेसी का, फिर एक पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं, जिस ब्लूप्रिंट में ये पूरा बता रहे हैं कि 2006 की रिकमेंडेशंस, 2007 की रिकमेंडेशंस, देन और फर्दर कंसल्टेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। देन है हाइलाइट्स ऑफ द रिकमेंडेशन 2006 की, एंड देन 2007 की। तो अगर आप कुछ भी याद नहीं रख पा रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इसमें सारी चीजों को अच्छा करने पे बात की गई थी, यानी नेशनल नॉलेज कमीशन है ना। सो नॉलेज को हम मैनेजमेंट के थ्रू, आईपीआर रूल्स के थ्रू, या जो है पेटेंट्स करवा के, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करके कैसे हम और बेहतर चीजों को कर सकते हैं, वो यहाँ पे इन दोनों के दोनों हाइलाइट्स में दी हुई है। और हमारी पीपीटी का भी हाईलाइट ये दोनों के दोनों ही पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। एनकेसी कंसल्टेशन में भी ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ, नाम वगैरह दे रखे हैं, वो जरूरत नहीं है चैप्टर हमें कवर करने की। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनकेसी, इसमें इन्होंने पूरी मेथडोलॉजी दे रखी है कि सबसे पहले तो आप की एरियाज पे फोकस करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। की एरिया मतलब किस एरिया में हमें काम करना है, वो एरिया जब आइडेंटिफाई हो गया तो उस एरिया में और स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन की या स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सो वहां पे कि फोकस एरिया क्या रहेगा हमारा, स्कूल एजुकेशन को बेटर करना, और उसके फिर स्टेक होल्डर्स की, दूसरे पॉइंट में उसके स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो जो उस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है जी। अंडरस्टैंड, ताकि हम एक मेजर इश्यूज जो है उसमें वो अंडरस्टैंड कर सकें। देन हम उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो चीजों को देखेगा, फॉर्मली इनफॉर्मली सारी चीजें देखेगा, ठीक है। और उसके अंदर सारे लोग होंगे, मतलब स्टेक होल्डर्स भी इंक्लूडेड हों, कंसर्न्ड एक्सपर्ट्स हों, तो जो जो उसमें काम करता है, एक्सपर्ट है, वो सारे होने चाहिए उसमें। देन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज एंड प्लानिंग कमीशन, फिर जब हमने यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म कर दिया उसके बाद हम कंसल्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज से कि कैसे ये चीज आगे की जा सकती है, और प्लानिंग कमीशन से, क्योंकि बजट तो आपको वही देने वाला है। डिस्कशन इन एनकेसी टू फाइनलाइज रिकमेंडेशंस इन फॉर्म ऑफ लेटर टू द पीएम फ्रॉम द चेयरमैन, फिर आप एनकेसी को फाइनलाइज करने के लिए वो रिकमेंडेशंस पीएम को भेजेंगे डायरेक्ट, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन था वो मुझे बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके, कौन होता था हेड। देन जो पीएम के पास जाएंगे, कहां से जाएंगी, सैम पित्रोदा भेजेंगे, यहाँ पे इस सिनेरियो में चेयरपर्सन भेजेगा, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशन जब पीएम फाइनलाइज कर देगा उनको रिकमेंडेशंस को, और चीजें जो है उनको सही लगेंगी, तो ये चीज आगे बढ़ेगी। फिर हम डिसेमिनेट करेंगे उन रिकमेंडेशंस को, डिसेमिनेट मतलब फैला देना, स्प्रेड आउट करना। सो आप बाकी जो स्टेट्स हैं, सोसाइटी में है, कुछ चीजों का पता होना चाहिए ना, जैसे मैंने आपको पॉक्सो एक्ट करवाया था। सो हर एक एक्ट में सबसे पहले ये बात जरूर आएगी कि इसको अवेयरनेस फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता हो, तो वो डिसेमिनेट करनी है चीजें। इनिशिएटिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस अंडर द एजीज ऑफ पीएमओ, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो है ये चीजों को हमें इनिशिएट करना है, इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। और फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड फॉलोइंग अप, की देखेंगे कि चीजें कैसी चल रही है, तो फॉलो अप भी करना है। सो ये पूरा मेथड है, बेसिकली शुरू से लेके आखिरी तक सीरीज बता रखी कि भाई पहले ये करना है, और फोकस एरिया बनाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्टेक होल्डर्स ढूंढेंगे उसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर जितनी ज्यादा डाइवर्स स्टेक होल्डर्स होंगे वो हमारे लिए बेटर होगा। फिर वर्किंग ग्रुप जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कंसल्ट करेंगे बाकी मिनिस्ट्रीज से, उसके बाद पीएम को जो है रिकमेंडेशंस भेजेंगे। अगर पीएम को सही लग रही है ये चीजें, तो लेटर टू पीएम जो कंटेन करेगा सारी रिकमेंडेशन, क्या स्टेप्स होंगे वगैरह वगैरह, रेलेवेंट पूरी एक्सप्लेनेशन हम पीएम को भेज रहे हैं। फिर पीएम के यहां से कंफर्म होने के बाद हम रिकमेंडेशंस को डिसेमिनेट कर रहे हैं स्टेट्स में, सोसाइटी में, स्टेक होल्डर्स में, एंड देन वी विल इनिशिएट इंप्लीमेंटिंग दैट। और इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है हम कोऑर्डिनेट करेंगे चीजों को और फॉलो अप करेंगे। देन जी ये है एक स्नैपशॉट जिसके अंदर पूरी चीजें बताई गई है। कंटेंट जो है हमारा कि रिकमेंडेशंस जो 2006 में सबमिट की गई, देन 2007 में सबमिट जो की गई, वर्क इन प्रोग्रेस, क्या किन किन चीजों पे हम काम कर सकते हैं, फर्दर क्या क्या और काम हो सकता है ना, एंड देन पोटेंशियल फ्यूचर एरियाज। सो यहां से आप सिर्फ इतना ध्यान
ध्यान रख सकते हैं कि देखिए रिकमेंडेशन जब 2006 की है तो लाइब्रेरीज पे फोकस किया गया है, ट्रांसलेशन पे किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पे, देन नेशनल नॉलेज नेटवर्क स्थापित करना है हमें, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात हो रही है, हायर एजुकेशन, देन साइंस और सोशल साइंस फाउंडेशन एंड ई गवर्नेंस। लेकिन 2007 में देखेंगे तो यहाँ पे जो लैंग्वेज वगैरह या ट्रांसलेशन पे फोकस था वो यहाँ नहीं है। अब हेल्थ इंफॉर्मेशन सेक्टर आ गया, पोर्टल्स हमें डेवलप करने हैं, ओपन एजुकेशनल कोर्स वेयर होना चाहिए, ओईसी, ठीक है, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इनके ऊपर फोकस करना है, मैनेजमेंट एजुकेशन पे कि कैसे मैनेज करेंगे चीजों को, ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, इनोवेशंस। तो देखिए इनमें ये जो रिकमेंडेशंस हैं या टर्म ऑफ रेफरेंस हमने पढ़ी थी उनमें कहीं पर भी हमें जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज नहीं बोली गई है। ओके, और नॉर्मली ऐसा देखने को मिला है कि जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें एनवायरमेंट की चीज को डाल दिया जाएगा कि चलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तो चीजें बोली ही होंगी, तो हम सोचते हैं कि एनवायरमेंट में भी बोली होंगी शायद, बट एनवायरमेंट के बारे में नहीं बोला था इन्होंने। ओके, चलिए ये ब्लूप्रिंट ओवरऑल यही चीजें थी ब्लूप्रिंट के अंदर। अब हम एक एक करके हाइलाइट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 2006 से शुरू करते हैं हाइलाइट्स को। सबसे पहला है लाइब्रेरी, यानी कि हमें एक नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरी सेटअप करना है, ये एडवाइस इन्होंने दी। तो एक नेशनल सेंसस जो है सभी लाइब्रेरीज का हम प्रिपेयर करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। रीवैम्प लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज। तो जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाली जो एजुकेशन है, क्योंकि लाइब्रेरी जो अगर आप देखेंगे ना तो जो मास्टर्स इन लाइब्रेरी भी होता है, बैचलर्स भी होती है। सो पॉइंट ये है कि उस तरफ कौन अपना करियर बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो उधर भी ट्रेनिंग और रिसर्च और सारी की सारी चीजें रहेंगी। फिर हमें रीअसेस करना है स्टाफिंग ऑफ लाइब्रेरी कि लाइब्रेरी में कितना स्टाफ है, क्या क्या चीजें हैं। एक सेंट्रल लाइब्रेरी फंड भी हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। फैक्चुअल तौर पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी फंड की बात की थी इन्होंने और एक नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरी की बात की थी। मॉडर्नाइज करना है हमें लाइब्रेरी की मैनेजमेंट को एंड प्रमोट करना है हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस किसमें, सभी लाइब्रेरीज में, ताकि अगर कहीं से कुछ कनेक्ट करना हो, हमें ये पता करना हो कौन सी वो कहाँ अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें पता चल सके। तो थोड़ा एडवांस लेवल पे हमें लाइब्रेरीज को लेके जाना है। फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन। प्राइवेट कलेक्शन अगर कोई देना चाह रहा है, मतलब प्राइवेट वो डोनेशंस कोई देना चाह रहा है या मेंटेनेंस के लिए कोई देना चाह रहा है पैसे, सो वो चीज के लिए भी एक फैसिलिटी हो जाए, उसके लिए भी हमें ने यहाँ पे आईसीटी की बात की। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो हमें इसके डेवलपमेंट के लिए, वो जो LIS बोला ना हमने, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हमें एनकरेज करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उस फील्ड में काम किए जा रही है, तो हमें प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जो है पार्टनरशिप करनी चाहिए। ये हो गया लाइब्रेरी। देन है ट्रांसलेशन की हम जो एक ट्रांसलेशन इंडस्ट्री हमें स्थापित करनी है, ताकि जो भी एजुकेशन है या कोई चीजें हैं उनको हम अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सके, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स जो है इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स किस में आने चाहिए, थ्रू हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन की बात की है कि इन्होंने बात की सेटअप द नेशनल वेब पोर्टल ऑन ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन के ऊपर एक वेब पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए जहां पे सारी लैंग्वेजेस में चीजें ट्रांसलेट हो सके। ऑर्गेनाइज एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन ट्रांसलेशन, प्रमोट करने हैं बुक लॉन्चेस, फेस्टिवल्स, फेलोशिप या प्राइजेस फॉर ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन पे काफी फोकस किया गया, ये बात आप याद रख सकते हैं। इन्होंने ये भी बोला था नेशनल मिशन ऑन ट्रांसलेशन जो है वो भी होना चाहिए एक। यहाँ पे ऊपर बोला था इन्होंने नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरी और ये है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसलेशन। सो ये दो तीन चीजें आप याद रख सकते हैं। देन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना है हमें अलोंग विद द फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट से ही आप फर्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी डाल दीजिए, वो इन्होंने सजेस्ट किया था। मॉडिफाई पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जो हम लैंग्वेज या भाषा सिखाते हैं तो लर्निंग एंड टीचिंग जो है हमारी पेडागोजी से रिलेटेड, वो लैंग्वेज पे फोकस करना है, हमें मॉडिफाई करना है उसको। जो डिस्प्रोपोर्शनेट एम्फेसिस है किस पे, ग्रामर और रूल्स पे, मतलब कई बार रूल्स पे या ग्रामर्स पे ज्यादा फोकस होगा, जो हम बोल के देखते हैं उस पर कम फोकस होगा। तो जो डिस्प्रोपोर्शन है ना, जो ऊपर नीचे मतलब सही से इक्वालिटी से चीजें नहीं हो रखी, अब वो बांटिए यहाँ पे, वो यहाँ पे बात की। ट्रेन द अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन स्कूल टीचर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सब्जेक्ट, हमें उनको किसमें, वोकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशन नहीं वैकेशन, वैकेशन के दौरान जो छुट्टियों के दौरान जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेके हमें उनको प्रॉपर ट्रेन करना है लैंग्वेज में, ठीक है। इंडक्ट ग्रेजुएट्स, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं आती ना, तो वो बच्चों को फिर कैसे आएगी, फिर तो बच्चे बोलेंगे कि चलो ठीक है हमें मातृभाषा में ही सारी चीजें करा दो। मातृभाषा ऑब्वियसली जरूरी है, कोई मना नहीं कर रहा है उस चीज के लिए, और हम अच्छी से चीजें ग्रैब भी कर पाते हैं उसमें, लेकिन
जो ग्लोबल लेवल पे कोई लैंग्वेज अगर है सो हमें वो भी तो आनी चाहिए ना, ताकि अगर हम कहीं एक्सप्लोर करते हैं, बाहर एक्सपोजर के लिए जाते हैं, तो आपको चीजें सही से समझ आए। सो ये इंग्लिश लैंग्वेज पे इन्होंने फोकस किया। एक पेडागोजिकल साउंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक की इन्होंने बात की क्लास 1 से लेकर 12 तक। तो पेडागोजिकली मतलब बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज की हुई इंग्लिश में टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद कंटेंट लर्निंग। तो लैंग्वेज और कंटेंट दोनों को साथ लेके चलना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही सिखा रहे और कंटेंट उनको आता नहीं है। क्रिएट लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो वो क्रिएट करनी है हमें अपॉर्चुनिटीज। देन है जी नेशनल नॉलेज नेटवर्क हमें बनाना है। नेशनल नॉलेज कमीशन है तो नेटवर्क की तो बात करेगा, इतना तो आप लॉजिक लगा के भी इस चीज को गेस कर सकते हैं। इंटरकनेक्ट करना है हमें नॉलेज इंस्टीट्यूशंस को थ्रू आउट द कंट्री। सो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के थ्रू हमें सबको कनेक्ट करना है, ताकि अगर कोई चीज कहीं पे मान लो कहीं पे कोई टीचर का एक्सपर्ट लेक्चर होना है तो हम कनेक्ट कर पाए चीजों को, ठीक है। तो वो एक नेशनल लेवल पे नॉलेज नेटवर्क हमें बनाना है। इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की ये बात कर रहे हैं। यूटिलाइज वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस इंक्लूडिंग जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल नेटवर्क्स हैं उनकी हेल्प लेके भी आप बाकी चीजें कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। नेटवर्क विल बी बेस्ड ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बेस्ड होगा। मल्टी पैकेट लेबल्ड सर्विसेज टेक्नोलॉजी की इन्होंने बात की, MPLS, ठीक है। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल और MPLS ध्यान रखिएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV फुल फॉर्म याद रखेंगे। मेजर स्टेक होल्डर शुड मैनेज द डे टू डे वर्किंग। सो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आप बनाएंगे जिसमें जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी होंगे कि क्या चीजें चल रही है, और तो डे टू डे पे काम कैसे चलेगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो देखेगा, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा हमें ध्यान रखनी है ताकि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन कर पाए। तो ओवरऑल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एक नेशनल लेवल पे नॉलेज नेटवर्क बनाने की इन्होंने बात की थी, जिसमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो डे टू डे पे क्या चीजें चल रही हैं उनकी देखेंगे चीजें। ओके, राइट टू एजुकेशन। लेजिस्लेशन ऑन राइट टू एजुकेशन मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉलोइंग फ्रॉम द कमिटमेंट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A। सो इसी के बाद 2007 की बात थी ना, 2009 तक फिर हमारा RTE एक्ट आ गया था, ठीक है। सो लेजिस्लेशन मस्ट इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रोविजन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट की कि वो जस्टिशिएबिलिटी जो है वो मेंटेन करें अलग अलग लेवल के ऊपर, ठीक है। सो अप्रोप्रिएट जो है एक अच्छा राइट टू एजुकेशन वाली चीज इन्होंने कही कि एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। देन इन्होंने हायर एजुकेशन की भी बात की। तो हायर एजुकेशन में इन्होंने बोला कि जो एनरोलमेंट रेशियो है वो एटलीस्ट 15% होना चाहिए, मतलब 1500 यूनिवर्सिटीज हैं। सो ग्रोस एनरोलमेंट जो है वो हमें इंक्रीज करना है। स्टैब्लिश करनी है हमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे IRAHE। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो ओवरऑल सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि IRAHE जो है स्टैब्लिश करने की बात कही, और हायर एजुकेशन की क्वालिटी को भी उसको रिस्ट्रक्चर करना, रिफॉर्म्स करना, तो वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बात की। वोकेशनल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ VET, जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है उसके ऊपर उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना है हमें। ऐसा मतलब वो होता है ना कि हम पूरा टाइम पढ़ते रहते PhD तक हो जाते हैं फिर भी नौकरियां नहीं है। ओके, तो वो वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए कि अगर कोई 12th के बाद भी अगर वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहे, 10th के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहे, तो वो जितना उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है उतना करके वो अपना काम चलाने लायक या अपना जो है एक स्किल डेवलप कर सके वहां से। तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन हम उनको देंगे जो वोकेशनल एजुकेशन करेंगे। अंडरटेक अ रीब्रांडिंग एक्सरसाइज। सो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना है ताकि जिनको नहीं ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में तो उनको एक क्वालिफिकेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वालिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े। नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन की बात की, ये हो गया ना नेशनल साइंस, सोशल साइंस और साइंस फाउंडेशन, मतलब साइंस और सोशल साइंस, तो 3 S होगी ना, तो NS3F ये भी यहाँ पे दिख रहा है जी, NS3F विच विल लुक एट ऑल नॉलेज एज वन सीमलेस एंटिटी। तो ऐसा ना हो कि साइंस, सोशल साइंस, आर्ट सबको अलग अलग कर रहे हैं। सो एक पूरा यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो हमारी नेशनल साइंस और सोशल साइंस के लिए सेटअप करनी है ताकि एक ही दिशा में हम चीजों को काम कर पाए, एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो कंट्री में डेवलप हो पाए, लेकिन साथ के साथ हमें सोशल साइंस पे भी फोकस रहे, क्योंकि जो पॉलिसीज वगैरह आप कैसे बनाएंगे, क्या चीजें होंगी, वो सोशल साइंस में आएगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना ताकि मैक्सिमम लाइफ्स को हम बेटर बना सके, वो उसकी बात इन्होंने यहाँ पे की।
तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, अगर NS3F आता है तो क्या है इसका मतलब, ठीक है। देन है ई गवर्नेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक की बात की यहाँ पे, जहां पे भी ई आएगा मतलब वहां इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे चीजें ले जाने की बात की जा रही है, और इसी के लिए नए नेशनल प्रोग्राम्स की इन्होंने बात की, जैसे भारत निर्माण, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सो REGS, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स थोड़ी बहुत ध्यान रख सकते हैं कि हाँ ये ई गवर्नेंस की बात यहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे चीजें लानी है। ये है जी 11, यहाँ पे इनके भी नाम आपको पता होने चाहिए, अगर आप नाम थोड़े समझ लोगे ना तो ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएंगे, ओके। अब देखिए नेशनल लेवल पे नॉलेज कमीशन बनाया गया है, अगर सो किस पे बात होगी, पोर्टल्स पे बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वेब पोर्टल्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा, अलग अलग उसमें मतलब जो बेसिक पोर्टल्स है वो तो होने ही चाहिए, बेसिक जो स्ट्रक्चर, मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो वो जो बेसिक लेवल पे काम होता है ना हर एक सोसाइटी में, तो उन सब चीजों से रिलेटेड बेसिक पोर्टल्स हमें बनाने हैं, स्पेसिफिकली बेसिक ह्यूमन नीड से रिलेटेड, कि मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोर्टल है, अगर किसी को, किसान को या किसी को दिक्कत आ रही है तो वहां पे चेक कर सके कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीजें उसे करनी चाहिए। सो डेलिबरेटली हमें जो है वेब पोर्टल्स यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई है। उसमें अगर थोड़ा और देखें तो नेशनल पोर्टल्स होने चाहिए किसके लिए, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, वैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। देन उनको मैनेज करना है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप बाय कंसोर्टियम, यानी कि गवर्नमेंट पूरा का पूरा ओन करके नहीं बैठेगी उसको, गवर्नमेंट के कुछ एक शेयर्स होंगे डेफिनेटली, लेकिन आप बाकी पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप यहां लगा सकते हैं। तो एक एस्टेब्लिश करने का मतलब वेब पोर्टल जब आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो एक प्रॉपर प्रोसीजर इन्होंने दिया हुआ है, जिसको ध्यान रखने की हमें ज्यादा जरूरत है नहीं। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्ड डाटा, तो एक्सेस हमें देनी है डाटा की, ताकि वो चीजें और बेहतर तरीके से हो पाए। एनकरेज कोलैबोरेटिव फंडिंग की इन्होंने बात की, तो वो कोलैबोरेटिव यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रिफॉर्म मैपिंग पॉलिसीज को रिफॉर्म करना है। इंटरनेट पेनिट्रेशन की बहुत जरूरत है, कि आप पोर्टल्स तो क्रिएट कर रहे हैं पर इंटरनेट है ही नहीं, किसान देख ही नहीं पा रहा है आपने क्या सजेस्ट किया है, क्या चीजें हैं, राइट। तो पहले तो इंटरनेट पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है हमें, कि हर घर में इंटरनेट पहुंच सके, वो सिचुएशन। और फिर बाकी जो जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी यहाँ पे सोर्सेज हैं, उन सबको ट्रांसलेट करना है इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है जी। तो ये हो गया पोर्टल। अब पोर्टल आपने सबके लिए बना दिया, उसी में से एक बात हो रही है हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, कि जितने भी देश में जो हमारी ये है ना, क्या बोलते हैं इनको, हॉस्पिटल्स, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमने बात की थी ना, नेशनल लेवल पे नॉलेज नेटवर्क क्रिएट करना है हमें, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नेटवर्क की बात की गई है, कि आप इनिशिएट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। देन एस्टैब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, यानी कि हर जगह पे सेम क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी यूज हो, ताकि अगर यहाँ पे कोई, मान लो हरियाणा में कोई बात हो रही है तो जाके तमिलनाडु में भी वो चीज समझ आ सके, ओके। सो वो क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी सेम होनी चाहिए। एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हमें प्रिपेयर करना है, ताकि वही सेम अप्लाइज, कि अगर हरियाणा में कोई दिक्कत हो रही है और आप मान लो ट्रैवल करने के लिए कहीं पे गए, तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन है, जैसे आधार कार्ड है ना, वैसे ही तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हमें एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हेल्थ रिकॉर्ड बनाना है। फ्रेम पॉलिसीज टू प्रमोट यूज ऑफ आईटी इन हेल्थ केयर, तो हमें आईटी का यूज करना है, ये जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं उसका। देन वही आईसीटी वाली चीज होगी ना, तो वो चीज है। देन क्रिएट अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट हेल्थ डाटा ऑफ सिटीजंस। अब हेल्थ डाटा के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तो बना दिया, अब उस रिकॉर्ड को सेफ भी तो रखना है, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी पॉलिसीज हमें बनानी है। मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स टू बी पार्ट ऑफ मेडिकल एंड फार्मा मेडिकल करिकुलम। तो जो मेडिकल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या टर्मिनोलॉजीज है, वो सारी की सारी चीजें थोड़ी सी जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की होंगी वो भी करिकुलम में डाली जानी चाहिए, यानी जो एमबीबीएस या जो डॉक्टरी के कोर्स करते हैं, एमडी करते हैं, वहां पे उस करिकुलम में ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है जी। देन आता है लीगल एजुकेशन, यानी पोर्टल की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई। देन आता है लीगल एजुकेशन, कि हमें प्रोफेशनली इक्विप्ड जो है वो एक, ताकि एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा थोड़ा रुतबा हो, वो स्टेटस हम बना पाए, ठीक है। किसमें? लीगल एजुकेशन में। रिफॉर्मेटरी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हमें करनी है, एक नई स्टैंडिंग कमेटी जो है वो लीगल एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। इसमें भी प्रायोरिटाइज हम किसको करेंगे? क्वालिटी को करेंगे, और एक रेटिंग सिस्टम जो है उसको डेवलप करेंगे ताकि बेटर तरीके से रेट कर पाए। करिकुलम को
डेवलप करना है, चाहे किसी भी तरीके की एजुकेशन हो, मेडिसिन की हो, लीगल हो, या जो नॉर्मल एजुकेशन हम पढ़ते हैं फॉर्मल वाली उसमें हो, तो करिकुलम डेवलपमेंट हर जगह रहेगा। एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है, मेजर्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड फैकल्टी। सो जो मतलब टीचर्स अच्छे होंगे, जो फैकल्टी अच्छी होगी, तभी तो हम एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करवा पाएंगे ना। तो अट्रैक्ट करने हैं ताकि मतलब ऐसी चीजें ना हो कि टीचर तो मतलब बहुत कम सैलरी हो और टीचर तो गरीब ही है। तो अगर कोई इंसान टैलेंटेड है तो वो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की बजाय अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के खड़ा हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। बट तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट लेवल पे टैलेंटेड फैकल्टी को अट्रैक्ट करना है, तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे तो वो आएंगे, और आने के बाद उनको रिटेन भी करना है कि वो वहां पढ़ाएं रहें। डेवलपिंग अ रिसर्च ट्रेडिशन इन लॉ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, एक रिसर्च ट्रेडिशन यहाँ डेवलप करना है कि रिसर्च पे भी मतलब उन चीजों में भी रिसर्च हो, काम हो। देयर आर सेंटर्स फॉर एडवांस्ड लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, कैल्सर, ये जो है आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं जी। सेंटर हमें किसके लिए बनाना है, एडवांस्ड लीगल स्टडीज, तो वही रिसर्च के ऊपर फोकस हो रहा है कि उसके लिए अलग अलग सेंटर्स बनने चाहिए। अगर फर्दर बात करें तो फाइनेंसिंग की बात की गई, बिना फाइनेंसिंग के तो कोई भी एजुकेशन नहीं चल पाएगी। डायमेंशंस की बात की गई, किसके, इंटरनलाइजेशन करने के लिए, कि जो इंटरनेशनलाइजेशन, सॉरी, तो इंटरनल नहीं इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि हमारे डायमेंशंस बड़े लेवल के होने चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे भी हम कंपीट कर पाए। टेक्नोलॉजी फॉर डिसेमिनेशन ऑफ लीगल नॉलेज, लीगल नॉलेज को वही हर चीज को हम डिसेमिनेट करेंगे, स्प्रेड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देन आ गई मेडिकल एजुकेशन, अभी तक हमने पोर्टल की बात की थी, हेल्थ की बात की थी, लीगल एजुकेशन, अब मेडिकल एजुकेशन, देन मैनेजमेंट एजुकेशन। सो अगर आप 2-3 बार देखेंगे ना सिर्फ चैप्टर्स के नाम भी, सो इट विल बी सॉर्टेड फॉर यू, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो लीगल एजुकेशन नहीं, ये लीगल एजुकेशन का ही हो गया जी, लीगल एजुकेशन का नहीं है ये, मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है। तो उसमें रेगुलेशन और एक्रेडिटेशन की बात की गई कि रेगुलेशन के लिए उस टाइम तक 2007 की बात हो रही है ये, सो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वहां पे तब एट प्रेजेंट था, एमसीआई। हमें क्या करना है, इसको और बेटर करना है, जो हमने 2006 में भी रिकमेंडेशन दी थी, IRAHE। सो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। और वो क्या करेगी फिर फर्दर, वो जो जैसे नेक एक्रेडिटेट करती है ना बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज को, तो वैसे ही ये क्या करेगी, एक्रेडिटेट करेगी, जो है उनको वो देगी, क्या बोलते हैं, एक्रेडिटेशन देने के बाद ही तो होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी सही है नहीं है या फ्रॉड है, वो सब चीजें। सो वो सारी की सारी चीजें जो है वो पावर किसके पास होगी, IRAHE के पास होगी। देन हमें क्वालिटी पे भी फोकस करना है, फैकल्टी डेवलपमेंट पे भी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन यानी जो MD की बात होती है ना, मास्टर्स फर्दर, तो उसकी भी बात की गई। रीजनल बैलेंस करना है, ऐसा ना हो कि आपके वहां मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे कॉलेजेस हैं मेडिकल लेवल पे, सो मेडिसिन के जो कॉलेजेस हैं वो ये ना हो कि बहुत दूर दूर हैं, तो वो थोड़े से रीजनल लेवल पे भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हरियाणा में एक ही कॉलेज हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। विद इन द लिमिट, जैसे हम प्राइमरी लेवल पे स्कूल्स की बात करते हैं, तो वो इतना तो नहीं कि हर 1 किलोमीटर में आपके पास मेडिकल कॉलेज होगा, बट होंगे, तो वो रीजनल बैलेंस हमें मेंटेन करना है। एजुकेशन फॉर सपोर्ट सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ, तो इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस इन्होंने किया है, जिसमें याद रखने वाली बात जो है हमारी IRAHE है। देन आता है जी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये बिलीव करते हैं कि एक रेडिकल रिफॉर्म की जरूरत है जब हम बात कर रहे हैं ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की, और उसमें भी क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को एक्सपेंड करना है, इंक्लूजन करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, एंड एक्सीलेंस होनी चाहिए हमारी हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक नेशनल लेवल पे ICT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है फॉर नेटवर्किंग ODE इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हमें नेटवर्क करना है, जोड़ना है एक दूसरे से। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर जगह पे कनेक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे चीजें लाने की बात हो रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में नेटवर्क हो या फिर हमारा नॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में नेटवर्क बनाना हो। सो हमारे या नॉलेज नेटवर्क की जो हमने बात की थी, तो वो ब्रॉड लेवल पे बात हो रही है कि नेशनल लेवल पे चीजें होनी चाहिए। सेटअप अ नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, किस लिए, टू डेवलप वेब बेस्ड कॉमन ओपन रिसोर्सेज। जैसे अगर आपको पता हो तो ई ज्ञान कोश जो है वो किसका, इग्नू ने शुरू किया था, मोस्टली मटेरियल यहाँ पे आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। ओके, सो वो ये क्या है, ये एक कॉमन ओपन रिसोर्स है, यानी इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी यहाँ से मटेरियल देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ऐसे ही हमें नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन बनानी है, यानी वेब बेस्ड एक पोर्टल या एक ओपन रिसोर्स हमें डेवलप करना है कि कहीं से भी चीजें पढ़ी जा सके।
एक क्रेडिट बैंक जो है वो एस्टेब्लिश करना है टू इफेक्ट ट्रांजिशन टू अ कोर्स क्रेडिट सिस्टम, कि अगर आप एक दूसरे उसमें शिफ्ट भी होते हैं या कई बार होता है ना कि आपने बीच में छोड़ना पड़ गया, तो वो क्रेडिट्स के बेसिस पे होनी चाहिए चीजें, तो एक क्रेडिट बैंक होना चाहिए। एस्टेब्लिश अ नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज, नेट्स की बात की गई, नेशनल लेवल पे एजुकेशन किस लेवल की है वो टेस्टिंग सर्विसेज होंगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि असेसमेंट हो सके जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका। फैसिलिटेट कन्वर्जेंस विद कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज, तो जो पहले से यूनिवर्सिटीज हैं तो उन सबको भी मतलब फैसिलिटेट करके कन्वर्ज करना है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल डाइवर्जन हो, दूर दूर हो सारी चीजें। तो वही बेसिक लेवल हमें एक सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे कॉलेजेस या एजुकेशन को एक लेवल पे लेके आना है। सेटअप एक रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्वियसली रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए। इंक्रीज एक्सेस फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, ताकि वो भी एक्सेस कर पाए सब चीजों को। क्रिएट अ न्यू स्टैंडिंग कमेटी फॉर द रेगुलेशन ऑफ ओडीई, एक नई स्टैंडिंग कमेटी बनानी है यहाँ पे भी, और एक क्वालिटी असेसमेंट का सिस्टम हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। देन आगे ये तो थी ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन। अब हमारे पास है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब जो कंटेंट क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। सो एक बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है। लिवरेज ऑफ ग्लोबल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो जो ग्लोबल लेवल पे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनका भी हम लोग फायदा उठा पाए, देन मतलब बेनिफिट हो, हमें पढ़ पाए उन चीजों से। एनकरेज करना है ओपन एक्सेस के लिए, ताकि ओपन एक्सेस में रही चीजें लोगों को पे करके ना पढ़ना पड़े। ओके, डेवलप अ नेटवर्क इनेबल्ड डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सो एक नेटवर्क डिलीवर मतलब कैसे आप जो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में मेजरली फोकस इस चीज पे होगा कि एजुकेशन का जो मटेरियल है, कंटेंट क्वालिटी है, वो मतलब कंटेंट क्वालिटी तो बढ़िया हो ही हो, उसके साथ साथ वो सबके लिए अवेलेबल हो। ओके, सो उसके लिए हमें एक नेटवर्क इनेबल्ड डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। क्रिएट अ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पे हम फैकल्टी के ऊपर फोकस रखेंगे। देन आता है जी इनोवेशन। अब इनोवेशन भी तो बहुत जरूरी है ना, कि हर चीज में अब जो चीजें फर्दर आ रही हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। तो जब इनोवेशन पे फोकस किया गया तो एक सर्वे करवाया गया, और उस सर्वे में रिवील हुआ कि जो इनोवेशन इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुई है पहले से, ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज तो हो रहा है। अब वो चीज और बेहतर हो पाए उसके लिए हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें इन्होंने इफेक्टिव कोलैबोरेशन की बात की इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के बीच, कि अगर इंडस्ट्री को क्या काम चाहिए है, क्या स्किल्स चाहिए है, वो हम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर पाए, सो इट विल बी बेटर। फर्दर इंडस्ट्री को या यूनिवर्सिटी को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। सो कोलैबोरेशन से हमेशा चीजें सॉल्व होती हैं, क्योंकि ज्यादा लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं ना, ज्यादा लोग सोच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया जरूर निकल के आता है, ठीक है जी। तो इनोवेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो हमें ऑब्वियस, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है, मान लो प्रॉपर्टी यहाँ पे जमीन की बात नहीं हो रही है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कि मान लो आपने कोई जो है कोई ड्रग डेवलप की या कोई और चीज डेवलप की, नई कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की, सो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो आपकी प्रॉपर्टी होगी और उसका राइट आपके पास होना चाहिए। सो ये तभी होंगे, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि हल्दी वगैरह हमारे देश में पहले थी लेकिन उसका पेटेंट किसी और देश ने ले रखा है। ओके, सो वो चीजें हैं यहाँ पे, जैसे तो हमें क्या करना है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड चीजें हैं, कि आईपी ऑफिस बनाने हैं अलग अलग, उनको मॉडर्नाइज करना है, चीजें हम बेटर तरीके से कर पाए। आईपीआर एजुकेशन और डेवलपमेंट करनी है, अलग अलग सेल्स की हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग उनमें काम कर रहे हैं ऑफिस में वो बेटर तो हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की तरह तो काम करें एटलीस्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रोटेक्ट रखना है। कैसे रखेंगे? थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो एक डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए भी बनाई जानी चाहिए। सो ये फुल फॉर्म्स आप देख सकते हैं, TKDL एंड देन फर्दर IP एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो IPR एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल फोकस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है। अब इसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं, वो आप अगर आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी सोचेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखी है। देन आता है जी लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक रिसर्च फंड। तो पब्लिक फंडेड रिसर्च जो है वो होना चाहिए। जैसे अभी मतलब पब्लिक फंडेड रिसर्च किस बेसिस पे बोल रहे हैं हम, कि तू अगर जितना ज्यादा हम रिसर्च करेंगे उतनी ज्यादा इनोवेशन आएंगी। अब वो इनोवेशन आने के लिए कोई रिसर्च करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो हमें जैसे अभी PhD करने के लिए गवर्नमेंट JRF देती है, जूनियर रिसर्च JRF, हाँ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी आप रिसर्च कीजिए, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो वो आपको सामने से पैसे मिल रहे हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, JRF आपका क्वालिफाइड है, तभी तो होगा ना। कि जो ऊपर वाले जो बच्चे हैं जो JRF क्वालिफाई करके आए हैं, जिनको कुछ तो आता है,
तो वो कुछ आता है वाली जो सिचुएशन है ना, उनको वो पैसे देंगे कि, और वो पैसे तभी मिलेंगे जब आप रिसर्च करेंगे। तो ये रिसर्च के लिए इंसेंटिव है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 5-5 साल तक पूरी की पूरी फेलोशिप लेते हैं, भले उनका काम 2 या 3 साल में हो गया हो, क्योंकि वो होता है ना कि रिसर्च के नाम पे आपको मिल रही हैं चीजें, ऑब्वियसली आप फायदा उठाएंगे उस चीज का, बट वो करने की मतलब आप ये नहीं चाहते कि और कहीं, क्योंकि जितना गवर्नमेंट आपको यहाँ पे दे रही है 35-32 अराउंड कुछ देती है, 35-37, सो इतना आपको एक नॉर्मल कॉलेज में या स्कूल में जाके कई बार नहीं मिलता। तो आपके लिए एक इंसेंटिव सा हो जाता है ये, तो आप रिसर्च में रहते हैं। फिर एक ट्रेडिशनल लेवल पे जो हेल्थ सिस्टम है वो हमें बनाए रखना है, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जैसे हमने बोला ना ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, तो TKDL। तो ऐसे ही ट्रेडिशनल लेवल का जो हेल्थ सिस्टम है ना वो भी हमें मेंटेन करके रखना है। कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने बोला कि एक नेशनल मिशन जो है ट्रेडिशनल हेल्थ नॉलेज के ऊपर होना चाहिए, यानी नेशनल मिशन फॉर ट्रेडिशनल हेल्थ नॉलेज, तो NMTKH। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जी, ठीक है। ये कुछ एक रिकमेंडेशंस और सारी चीजें थी, इससे ज्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा 2007 के NKC से, बहुत है इतना, क्योंकि आजकल नए नए डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, NEP आई है, अभी बहुत सारे करिकुलम्स भी आएंगे, हमारे बचे हुए 3 करिकुलम्स। सो इट विल बी बेटर कि आपको पहले की चीजें पता हो, एटलीस्ट इतना तो पता हो कि जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन है वो एग्जिस्ट करता था, 2007 में था, 5 से 8 तक का था, मनमोहन सिंह जी ने जो है वो शुरू किया था। तो वो सारी की सारी चीजें, या टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या थी, किस चीज पे फोकस किया था, अच्छा ठीक है 2006 में भी रिकमेंडेशन थी, 7 की अलग रिकमेंडेशंस थी। तो ये ओवरऑल जो है इसका आइडिया आपको होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो कर ही सकते हैं आप, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज बिकॉज कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।